तो आइए जानते हैं ब्रिक्स असल में क्या है। बात है 2009 की, जब रूस, इंडिया, चीन और ब्राजील के सरबराह में मिलते हैं और एक नए इत्तेहाद का ऐलान करते हैं, ब्रिक। और फिर 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो जाता है टू मेक इट ब्रिक्स। लेकिन इस एक्रोनिम का पहली मरतबा इस्तेमाल किया था एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील ने। जिम ने उस वक्त की सबसे बड़ी इकोनॉमीज G7 का मुवाजना किया उस वक्त की उभरती हुई मईशतें यानी इमर्जिंग इकोनॉमीज, जिनमें चीन, इंडिया, ब्राजील और रूस शामिल थे। जिम के मुताबिक 2002 में दुनिया का GDP 1.7% रहने का इम्कान है और जिनमें ब्रिक का हर मुल्क G7 से ज्यादा ग्रो करेगा। 2000 में ब्रिक का GDP 8% ऑफ द वर्ल्ड GDP था और इसके कुछ ममालिक का GDP G7 से ज़्यादा था। जिम का आर्गूमेंट ये था कि या तो हमें G7 के अंदर और ममालिक को शामिल करना चाहिए, इसकी तादाद बढ़ाकर 7 से 9 या 10 कर देनी चाहिए, या फिर इसके अंदर यूरोप के किसी एक मुल्क को रखना चाहिए बजाय के 3 मुल्क इसमें हों। जैसा कि जिम ने प्रेडिक्ट किया था, 2002 से ऑनवर्ड ब्रिक्स ममालिक का कंबाइंड GDP बढ़ता रहता है और ये ममालिक आपस में कॉरपोरेट करने का सोचते हैं। पहली मरतबा 2006 में इसके वज़ीर ख़ारजा मिलते हैं, फिर 2008 में मिलते हैं और उसके बाद जुलाई 2009 में G8 जापान के अंदर ब्रिक्स के सरबराहान मुमलिकत मिलते हैं और एक नए इत्तेहाद का ऐलान होता है आखिरकार 2009 के अंदर। एक और अहम बात यह है कि 2007 और 9 का जो दी ग्रेट रिसेशन था उसने भी इस ब्लॉक की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। ये ब्लॉक बेसिकली अमेरिका के अंडर बनने वाले इकोनॉमिक ऑर्डर की मुखालफत में बना है। सो एट दैट टाइम 2007-9 व्हेन द ग्रेट रिसेशन हैपन, जब G7 कंट्रीज की GDP माइनस में होती है और ब्रिक्स कंट्रीज कंसिडर्ड द मोस्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, मेक 2009 हाई टाइम टू क्लेम देयर पीस ऑफ द पाई। इसके अलावा अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो 2023 के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ब्रिक्स कंट्रीज दुनिया का 40% है, जो कि 3.25 बिलियन बनता है, जबकि इसके मुकाबले में G7 10% बनता है और दुनिया की ट्रेड के अंदर ब्रिक्स 25% का हिस्सादार है। और अगर आप रकबे के हिसाब से भी देखें तो G7 ब्रिक्स के मुकाबले में बहुत छोटा है। चूँकि ये अमेरिका के ज़रिए असर बनने वाले वर्ल्ड ऑर्डर की मुखालफत में बना है तो इसका ज़्यादातर फोकस ग्लोबल साउथ पर है, जिसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया शामिल है। अगर हम चाइना की साउथ अमेरिका के साथ ट्रेड का अंदाज़ा लगाएं तो सन 2000 के अंदर इनका ट्रेड वॉल्यूम था 2% यानी 12 बिलियन, जो कि 2020 के अंदर 2 से बढ़कर 13% हो जाता है यानी $315 बिलियन। और अटलांटिक काउंसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2035 तक ये वॉल्यूम बढ़कर 25% हो जाएगा यानी $700 बिलियन और ये साउथ अमेरिका के साथ ट्रेड को भी सरपास कर जाएगा। और अटलांटिक काउंसिल की इसी रिपोर्ट के मुताबिक ब्राज़ील साउथ अमेरिका की चाइना के साथ होने वाली ट्रेड का 50% हिस्सादार होगा। और अगर आप इस मैप को देखें जो 2000 के अंदर कम्प्लीटली ब्लू था यानी अमेरिका के इन्फ्लुएंस में था, वो 2035 तक 50% रेड हो जाएगा यानी कि वो चाइना के करीब चला जाएगा। इसी तरह चाइना का अफ्रीका के साथ ट्रेड वॉल्यूम अगर 2005 के अंदर 50 बिलियन था तो वो 2023 के अंदर 250 बिलियन तक पहुँच चुका है। और साउथ अफ्रीका जो कि ब्रिक्स का रुकन है, वो अफ्रीका के अंदर चाइना का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। ब्रिक्स ने एक मुतबादिल के तौर पर IMF के मुकाबले में न्यू डेवलपमेंट बैंक का आगाज़ भी किया 2015 के अंदर, जबकि ब्रिक्स अपनी करेंसी लॉन्च करने का भी प्लान कर रहे हैं। और जब तक ये करेंसी लॉन्च नहीं होती उस वक्त तक ब्रिक्स कंट्रीज प्रेफर करते हैं कि वो ट्रेड अपनी लोकल करेंसी में करें। दिसंबर 2023 के अंदर इंडिया ने पहली दफ़ा UAE से रुपीज़ के अंदर ऑयल खरीदा। इंडिया और चीन की रूस के साथ तमाम ट्रेड लोकल करेंसीज में होती है और फिर चाइना की ईरान के साथ जो ट्रेड है वो भी लोकल करेंसीज के अंदर होती है। अगर आप ब्रिक्स एक्सपेंशन की बात करें तो अब तक 40 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया और उनमें से 6 ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्मली अप्लाई किया, उनकी मेंबरशिप एक्सेप्ट हो गई, जिनमें सऊदी अरब, UAE, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और अर्जेंटीना शामिल है। लेकिन दिसंबर 2023 में अर्जेंटीना के नए इलेक्शन होते हैं और अर्जेंटीना के नए सदर मुंतखब होते हैं जाविर मिले, जो कि एंटी चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं। लिहाजा वो इस ब्लॉक के लिए अपनी मेंबरशिप की दरख्वास्त को विड्रॉ कर लेते हैं, जिसके बाद इसमें शामिल होने वाले ममालिक की तादाद 5 रह जाती है। और अब जब अक्टूबर 2024 में ब्रिक्स कंट्रीज का सबमिट होगा और उसमें नए ममालिक को शामिल किया जाएगा तो इसकी तादाद अपने मौजूदा साइज से डबल हो जाएगी। ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए जिन ममालिक ने रजामंदी जाहिर की उनमें सबसे इंपॉर्टेंट तुर्की है, जो कि नेटो का भी मेंबर है और वो ब्रिक्स को भी ज्वाइन करना चाहता है। ये बात अमेरिका के लिए और जो नेटो ममालिक हैं उनके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, जबकि दूसरी तरफ थाईलैंड और मलेशिया का ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए रजामंदी जाहिर करना साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी अमेरिका के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन को जाहिर करता है। इसके अलावा पाकिस्तान जो कि CPEC का हिस्सा है उसने भी ब्रिक्स को ज्वाइन करने की रजामंदी जाहिर की है। अगर हम जियो पॉलिटिक्स की नज़र से देखें तो हर मुल्क चाहता है कि वो अपने साइज के हिसाब से ग्लोबल स्टेज पर अपना रोल प्ले करे। चूंकि G7 अमेरिका के इन्फ्लुएंस के अंडर इकट्ठे होने वाले ममालिक का ग्रुप था, लिहाजा वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि चाइना, इंडिया या रूस
या ब्राज़ील इसका हिस्सा बने। लिहाजा इन ममालिक ने अपने इन्फ्लुएंस को ज़ाहिर करने के लिए इस ग्रुप का आगाज़ किया और इसका फ़ायदा भी इनको हुआ। जैसा कि ब्रिक्स ने चाइना को वर्ल्ड स्टेज पर अपना वजन बढ़ाने में बहुत मदद फराहम की। अगर आप साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के अंदर चाइना की इन्वेस्टमेंट का आप पर यह बात जाहिर होगी कि चाइना को इससे कितना फायदा हुआ। इसी तरह ब्रिक्स ने इंडिया को भी एक पॉलिटिकल बूस्ट दिया है और इंडिया ब्रिक्स के अंदर अपनी पोजीशन को ट्रेड कर सकता है यूएन के अंदर वीटो पावर हासिल करने के लिए, जबकि रूस के लिए 2022 के अंदर यूक्रेन जंग के बाद अपनी आइसोलेशन को काउंटर करने के लिए भी ब्रिक्स को इस्तेमाल किया। और अभी जब 2024 में ब्रिक्स एक्सपेंशन सबमिट होस्ट करके रूस अपनी आइसोलेशन के असर को ज़ायल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करेगा। अर्जेंटीना के विड्रॉ के बाद जो ममालिक ब्रिक्स में शामिल हो रहे हैं उनमें ज़्यादातर की इकॉनमी ऑयल पर डिपेंडेंट है। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब, यूएई, ईरान ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं और दूसरी तरफ चाइना और इंडिया ऑयल के सबसे बड़े इंपोर्टर हैं। तो इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि ये ऑयल पर डिपेंडेंट इकोनॉमीज़ का एक ग्रुप बने। अगर हम ब्रिक्स को दरपेश चैलेंजेस का जायजा लें तो ब्रिक्स को सबसे बड़ा चैलेंज इसके मेंबर्स ममालिक के दरमियान एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स का है। मिसाल के तौर पर इंडिया और चीन, सऊदी अरब और ईरान हमेशा एट ऑड्स रहे हैं और अभी भी मिस्र और इथोपिया का नाइल के ऊपर एक एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है। देखना यह है कि क्या ब्रिक्स इन कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने का जरिया बनता है या ये कॉन्फ्लिक्ट ही ब्रिक्स के इख्तिताम की वजह बनते हैं। दूसरा बड़ा चैलेंज चाइना का इन्फ्लुएंस है। अगर आप ब्रिक्स कंट्रीज की कंबाइंड जीडीपी को देखें तो उसमें 63% चाइना का हिस्सा है, जो कि इसे चाइना सेंट्रिक ब्लॉक बना देता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह G7 एक अमेरिका सेंट्रिक ब्लॉक है। तीसरा अहम चैलेंज ब्रिक्स ममालिक और उसमें शामिल होने वाले नए ममालिक का वे ऑफ गवर्नमेंट है। तकरीबन तमाम ममालिक गैर जमहूरी अथॉरिटेरियन रजीम्स के अंडर हैं। तो जो अंडर डेवलप कंट्रीज ब्रिक्स में शामिल होने का सोच रहे हैं उनके लिए एक चीज़ फेयरफुल है कि क्या उनके अपने मुल्क के अंदर चाइना लेड कू हो जाए और उनकी गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया जाए। आपके ख्याल में जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं उनके अंदर जो आम आवाम है वो रशियन या चाइनीज लाइफस्टाइल आइडियलाइज करते हैं या वेस्टर्न लाइफस्टाइल आइडियलाइज करते हैं? सो टू टर्न द टेबल, ब्रिक्स हैज़ टू डू अ लॉट अदर देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट।